धांधली जो इस इलेक्शन में हुआ है, जगह जगह उसको हम एक्सपोज करेंगे। इसके खिलाफ पूरे आज़ाद कश्मीर में मूवमेंट चलाएंगे। मैं इमरान हुकूमत का असल चेहरा उस कश्मीर के सामने, इस कश्मीर के सामने, पाकिस्तानी कौम के सामने, कश्मीर डायस्पोरा को दिखाऊंगा। अभी तक जो मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है जिसमें मैं इस पीटीआई की विक्ट्री को शक की निगाह से देखूं। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तंजीम को अब से अपना तैयारी शुरू करना चाहिए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों के एतमाद में वाज़ेह फ़र्क महसूस किया जा सकता है। पीटीआई AJK और PP 38 जीतने के बाद अब सिंध की जानिब बढ़ने के लिए अपने जो इरादे हैं उनका बरमला इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एतमाद भी बढ़ा है, लेकिन धांधली का शिकवा बयानात की हद तक नज़र आ रहा है, या फिर कहा जाए इस वक्त लिप सर्विस जो है वो नज़र आ रही है। ताहम बिलावल का कॉन्फिडेंस इतना ज़रूर बढ़ चुका है कि उन्होंने वर्कर्स को इंतखाबात की तैयारी करने के लिए कह दिया है। लेकिन नून लीग, जो कि मरीम नवाज के पावर टॉक्स टू पावर के बयानिए पर भरपूर मज़ामती मोड में चल रही थी, पहले आज़ाद कश्मीर और फिर PP 38 में अपने किले से बुरी तरह हारने के बाद डामाडोल इस वक्त जो है वो नज़र आ रही है। अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें फिर से सरगर्म है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ नाला हैं और मुबैना तौर पर इस्तीफे की धमकियां भी दे रहे हैं। कश्मीर इलेक्शन में बुरी शिकस्त पर पार्टी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड मज़ामती और मफामती बयानिए के बीच कहीं फंसे हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं और इसका एतराफ़ भी कर रहे हैं। इन खबरों की तरदीद हस्बे रवायत कर दी गई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आकर कोई मौक़िफ़ क्यों नहीं दे रहे। कश्मीर इंतखाबात की हार पर पार्टी सदर बाकी क़यादत की धांधली के इल्ज़ामात की तस्दीक क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक सवाल है। PMLN के फायर ब्रांड रहनुमा जो धांधली के सबूत पेश करने को तैयार थे, अब खामोश क्यों नज़र आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे। आलिया हमजा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ शिजा फातिमा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और हैदर जमान कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर नून लीग से करूँ, शिजा साहिबा, हम ये देख रहे हैं कि धांधली का जो है वो शोर बहुत देर से जो है वो मच रहा है, और अब ये कहा भी गया कि 30 तारीख को जो है वो शवाहिद जो है वो पेश किए जाएंगे। लेकिन शवाहिद तो जो है वो हमें सामने नज़र नहीं आए। अलबत्ता हमें ये ज़रूर नज़र आया है कि जो पार्टी का बयानिया है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कुछ कन्फ्यूजन जो है वो नज़र आ रही है। मलिक अहमद साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर आगे चलती हूँ। बड़ा क्लियरली उस्मान की पार्टी इलेक्शन जीती है, हम इनको मुबारक देते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि कोई धांधली की खबर आई हो। अभी तक जो मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है जिसमें मैं इस पीटीआई की विक्ट्री को शक की निगाह से देखूं। आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी, वेरी वेल प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड। मैं समझा आप जीत के मुबारकबाद दे, मुझे नहीं पता आप तंज कर रहे हैं। अच्छा नहीं, तंज नहीं जी, मुबारक ही दे रही हूँ मैं, और मुबारक किस तरह देते हैं। अच्छा शिजा साहिबा, PP 38 का बाई इलेक्शन, वो उसके बारे में आप लोग सेटिस्फाइड हैं सियालकोट। उसके बाद जो महाजनी की 2 सीटें हैं वो भी उसी इलाके से हुई, वहाँ आप लोग कह रहे हैं धांधली, कोई कह रहा है धांधली, कोई कह रहा है जी मुबारकबाद हो। कुछ समझ नहीं आ रही कि कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि अब तो अपने पार्टी रैंक्स के अंदर से इस कन्फ्यूजन का आपका एतराफ़ होने लग गया है। आपके मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है बाकायदा एतराफ़ कर रहे हैं इस चीज़ का, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो PP 38 का ताल्लुक है, मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद थी, और जो आपने 2 मुझे बयानात सुनाए हैं वो दोनों तकरीबन एक ही बात कर रहे हैं। बात ये हुई कि हमें शवाहिद नहीं मिले, और बात ये हुई कि मुबारकबाद दी नौशीन साहिबा ने। नौशीन साहिबा से मैं थ्रू आउट पूरा दिन मेरे साथ थी, यही मुबारकबाद दी है कि बड़ा स्मूथली जो है इन्होंने मैनेज किया है। मैनेज जो है उसके ऊपर। और मलिक अहमद साहब, मैं जी ठीक है, जी स्मूथली मैनेज जो हुआ है उसमें बिल्कुल हमने कोई तकरीबन 4 से 5 कंप्लेंट्स दी है इलेक्शन कमीशन में, जहाँ पे एक शख्स पकड़ा गया वोट डालते हुए, और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नायब कासिद था। इसी तरह 2-3 और जगह पे लोग वोट कास्ट करते हुए पकड़े गए, उनको इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और उसको दुरुस्त किया उन चीज़ों को। अब इस पूरे इलेक्शन का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि इनको किस तरह पिछले 2-3 हफ्तों से, बल्कि महीने 1.5 से, आपको भी पता है कि बरियार साहब का जो ताल्लुक है वो
डायरेक्टली जो है वो ताहिर खुर्शीद साहब के साथ है, और किस तरह स्टेट मशीनरी यूज की गई, किस तरह बगैर टेंडरों के वहाँ पे बजरी ईंटें फेंकवा के काम किया गया, सड़कें गलियां नालियां बनाई गई। बड़ी अच्छी बात है, चलें इसी बहाने वहाँ के लोगों का अगर इस हुकूमत के हाथों काम हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन ये जो एक कानूनी है तनाज़े हैं इलेक्शन के, ये उसके खिलाफ था। तमाम वायलेशन करने के बाद इन्होंने किस तरह वहाँ पे सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई, और उसके बाद मतलब कि अगर आप इस इलेक्शन को पूरा दिन हमने मॉनिटर किया, 2-2:30 बजे शदीद बारिश भी थी, और टर्नआउट जो है वो बाय इलेक्शन का 55% निकलना है। ये एक बड़ी आप भी आखिर बाय इलेक्शन को फॉलो करते हैं, इस तरह होता नहीं होता। मगर ये है कि बिल्कुल क्योंकि हम अपने लिमिट्स के अंदर रह के जितने हमारे पास शवायद थे वो हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे भी, और उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई। इसी तरह 1-2 लोगों को रिमूव भी किया गया। जो हुंडली साहब हैं जो पिछली दफा 3rd आए थे, उनको जो चीफ मिनिस्टर साहब के दफ्तर के अंदर एडवाइजर अपॉइंट किया गया। उसके खिलाफ हम इलेक्शन कमीशन में गए, उनकी नोटिफिकेशन कैंसिल करवाई। तो वो जितने वो 2nd 3rd आए हुए थे उनको किसी न किसी तरह हुकूमती मशीनरी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके ले करने की कोशिश की गई, उनके भी वोट इकट्ठे करने की कोशिश की गई। तो ये तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने के बाद मेरे ख्याल से 6000 की लीड कम बनती है, जितने इन्होंने इस तरह पैसा फेंका है वहाँ पे जाती तौर पे भी और हुकूमत का भी, लोगों के टैक्स का भी, उसके हिसाब से तो इनकी लीड ज्यादा होनी चाहिए थी। अच्छा चले, मुझे जरा इजाजत दीजिए, अब मुझे जरा इजाजत दीजिए। एक चीज और, जी क्विकली, 40,000 वोट लिए थे 2018 में, और जिस शख्स ने 13,000 वोट लिए थे 2018 में, दोनों इनको सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि चीफ मिनिस्टर ऑफिस से उनको जो है वो बेस जा रही थी। तो वो भी आप 70,000 वोट काउंट कर लें तो इनकी तो लीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। चले शिद साहिबा, बहुत सारी आपने बातें की, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि जो आप बात कर रही हैं कि बयानिया ऑलमोस्ट एक जैसा ही नज़र आ रहा है। अगर आप कहेंगे मलिक साहब का दोबारा मैं आपको जो है शॉर्ट सुनवा दूंगी कि उन्होंने कहा हमें कुछ नज़र नहीं आया। ये इफ्स एंड बट्स वाली बात जो है नौशीन साहिबा ने की, और वो भी अपॉन प्रोबिंग जो है उन्होंने बात की। बाकी आपने कहा कि जी बजरी फेंक दी गई, जो भी सड़कें बनवा दी गई, तो आई एम वेरी सॉरी बट ये हमारी इलेक्शन की डायनामिक्स हैं। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा सरदार अयाज सादिक साहब का इलेक्शन था, और वहाँ पे उनके लिए बहुत मुश्किल बनी हुई थी। कोई वोटर ये कह रहा था जब से वो स्पीकर बने वापस नहीं आए। आखिरी दिनों में क्या क्या नहीं हुआ ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये तो हमारे इलेक्शंस में होता है, हमेशा होता है। फिर बाकी आप अब ये बात जो इधर कर रही हैं, इस वक्त आपको क्या बिल्कुल नहीं नजर आ रहा कि कंफ्यूजन यहाँ पे है? क्योंकि जुबैर साहब क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवा दीजिए प्रोड्यूसर साहब, कंफ्यूजन के बारे में जुबैर साहब क्या कह रहे हैं। फहद जो बात कर रहे थे ना, मैं उसको एग्री करूँगा काफ़ी हद तक कि 1-2 बयानिए के हवाले से एक ज़ाहिर है कंफ्यूजन आप कह लें, या एक सही नैरेटिव लोगों के सामने नहीं आ सकता। जी शिद साहिबा, कंफ्यूजन नहीं है। मैंने बयानिए का टॉपिक टच ही नहीं किया था, मैं उस पर आ जाती हूँ। अच्छा। देखिए बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है एक बहुत बड़ी पार्टी है, और हर पार्टी के अंदर, हर जमहूरी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो एक सोच पाई जाती है और सियासत करने का तरीका पाया जाता है। शहबाज शरीफ साहब का तरीका बिल्कुल जो है वो है एक नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और इसमें कोई ना गोलमोल करने वाली बात है, बिल्कुल उनका एक तरीका है। लेकिन बात यह है कि आखिर भी मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कायद है पार्टी से, और हम इंटरनली जो है हम जितनी मर्जी बात करें वो हमारा हक है। वो हर जमहूरी पार्टी की जो है वो उसकी जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि हर शख्स जो है वो अपनी राय का इजहार कर सके, और तमाम लीडरान अपनी राय का इजहार करते हैं। मगर फाइनल डिसीजन जो है, जो मियां नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं पार्टी के, वो डिसीजन दे देते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद खान हो, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, सब जो हैं वो उसके ऊपर एक लाइन के अंदर जो है वो उसके तमाम लोग जो हैं वो उसके ऊपर चलते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो इसमें ये कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी की इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र कोई नहीं कर रहा है। ये तो सिर्फ इस वक्त मीडिया इस वक्त ये पूछ रहा है क्योंकि आपके लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी जो है वो बातें यही कर रहे हैं कि वो बहुत तंग आ गए हैं इस बयानी से, और जिसका कॉस्ट जो है ये पे करनी पड़ी। फिर शहबाज शरीफ साहब का ये भी हो रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल जो चल रही थी नवाज शरीफ साहब के साथ, उन्होंने ये थ्रेटन कि जी मैं इस्तीफा जो है वो दे दूंगा बिकॉज मैं इस बयानी के साथ नहीं चल सकता। दैट्स वाई अभी तक उन्होंने इंडोर्स नहीं किया कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है। अभी तक उनकी तरफ से कुछ नहीं आया, कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया।
देखिए बात ये जो थ्रेटिंग का भी है, ये मफरूजों पे बात चल रही है। मैं उन मीटिंग्स में मौजूद थी। ये जो जिस आप कॉल की बात कर रही हैं, ये एक मीटिंग थी, लीडरान के दरमियान मीटिंग थी। इस कोई थ्रेटनिंग बात शहबाज शरीफ ने ना किया, ना वो करते हैं अपने बड़े भाई के आगे, बात नहीं है। और जहाँ तक उनके बयान की बात है, देखिए हम लोग वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और बिल्कुल हमने कहा है कि जब तक हम ठोस शवाहिद, अभी 30 तारीख को भी बात आएगी, व्हाइट पेपर छपेगा, उसके अंदर जब ठोस शवाहिद सामने आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शवाहिद नहीं पेश करने थे, 30 तारीख थी आज। सॉरी, मैं आज इस्लामाबाद की उस पे थी, मुझे नहीं पता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही होनी थी। ठीक, राइट, we're waiting, let's see कि कब वो शवाहिद आते हैं। अच्छा, इसी तरह धांधली का शोर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मचा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं। धांधली जो इस इलेक्शन में हुआ है, जगह जगह उसको हम एक्सपोज करेंगे। पार्लियामान के अंदर हम एक्सपोज करेंगे, पार्लियामान के बाहर हम एक्सपोज करेंगे, और इस जो हुकूमत की असलियत है कश्मीर के अवाम के सामने हम लेकर आएंगे। अच्छा जी, अब बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे हैं वो आपने सुन लिया। धांधली को एक्सपोज करेंगे, धांधली हुई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है नबील गबोल साहब, जरा प्रोड्यूसर साहब जरा वो भी सुनवा दीजिए कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैं इशारा भाई यही मतलब हमें 16 सीटें कहा गया था कि देंगे कश्मीर में, हमें 11 मिला। हम फिर भी उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसने कहा? लेकिन मैं ये मतलब वोटर्स ने कहा, और किसका नाम लूँ मैं जी, किसने 16 सीटें आपको जो है वो कह दिया और फिर 11 सीटें मिली? मतलब वहाँ जो है वो इलेक्शन है, अवाम की राय है, अगर पीटीआई को मिल जाए तो वो धांधली है। क्या कहेंगे इस पे कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। देखिए, नबील गबूल साहब की जो बात है वो शायद वो उस अंदाज में समझा नहीं पाए, बट चेयरमैन साहब ने बात की है। उनके कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 45 सीट्स के ऊपर कैंडिडेट्स थे और 16 से 17 हमारे बहुत विनर कैंडिडेट्स थे। अच्छा। और कुछ जगह हमारे मार्जिनल हल्के थे। अब ये भी आपके नॉलेज में मीडिया के कि 8 से 5 बजे तक सुबह से शाम तक एक इलेक्शन होता है और फिर 5 से 8 बजे या 9 बजे तक जब गिनती होती है तो दूसरा इलेक्शन होता है। और आपके पास ये रिपोर्ट्स आई, मीडिया ने दिखाई कि बहुत चंद जाकर हल्कों में रिजल्ट्स जो हैं वो डिले हुए। 3-4 सीट्स हमारी 25-25, 30-30 वोट से जो है हमने लूज़ की या करवाई गई और उसका हमें रिकाउंट भी नहीं मिला। और मैं आपको 2-3 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। हम अभी भी फिर भी आज़ाद कश्मीर की आवाम के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस भरपूर कोशिश और पैसे और जिस किस्म की ज़बान और बेवसीर ज़राए का इस्तेमाल हुआ हर तरह से, उसके बावजूद हमने 33 सीट्स जो हैं वैली की, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 सीट्स ली हैं, पीटीआई ने 16 सीट्स ली हैं। इसका मतलब यह है कि जो वैली की सीट्स उसमें पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले पाई और नून लीग ने 4 ली हैं। तो जी जो 10 सीट्स हमने ली हैं, हमारे कैलकुलेशन में हमारी यहाँ 14 से 15 सीट्स आनी चाहिए थी। और गबूल साहब जो फरमा रहे थे वो हमारी लोकल तंजीम और हमारे जो हल्के और जो हमने जो कैंपेन की, आसफा भी गई, बिलावल साहब गए, बहुत एक वाइब्रेंट कैंपेन हुई 30 दिन पर मरबूत, तो उसके नतीजे में था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो 12 सीट्स पाकिस्तान की हैं। और मुझे याद पड़ता है कि मैंने इलेक्शन से पहले आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि ये जो 12 महाजिर सीट्स हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की जाएगी, और वही हुआ कि इसमें से 9 सीट्स पीटीआई जीती, 1 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती और 2 पीएमएल नवाज जीती। तो जो अगर आप मेनलैंड कश्मीर की सीट्स देखें तो वहां पे सिर्फ 4 से 5 सीट्स का फर्क है और ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और 1 सीट एजेके पीपीपी की है और 1 सीट जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की है। तो मैं समझता हूं कि 3 सीट से 11 पे आना एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और देखिए, और लेकिन जब ये मीडिया में लोग अगर हम कोई सीट जीतें तो अगर आप उस पॉलिटिकल जिद्दोजहद को ये कह दें कि कहीं कोई मैनेजमेंट हुई है या कोई एडजस्टमेंट हुई है, वो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। सर हम कब कह रहे हैं ये तो देखिए ना, मसला तो यही है, जहां जीत जाते हैं तमाम पार्टीज वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जहां से हारते हैं वहां कहते हैं मैनेजमेंट हुई है। नहीं, मेरी बात सुने ना, मैं आपको सीट बाय सीट गिनवा सकता हूं, आप इस पे एक पूरा प्रोग्राम रख लें। जिन सीट्स पर हमारा 1 सीट हमने 50 वोट से लूज किया है, 1 35 वोट से लूज किया है, वहां से लोगों को उठा लिया गया। वहां 45 कंप्लेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
نے کی ہیں آن دا پولنگ ڈے ٹو دی AJK الیکشن کمیشن, اور کوئی پارٹی نہیں ہے جس نے اس سے زیادہ کمپلینٹس کی ہوں, لیکن آنکھوں میں سرما اور کانوں میں تاثر یہ مل رہا ہے. ابھی PP 38 دیکھیں تو وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے آپ نے PTI کو سپورٹ کیا. ابھی NA 249 فیصل واڈا صاحب کا دیکھیں, آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی, تو لگتا ہے کہ آپس میں کچھ گٹھ جوڑ جو ہے وہ چل رہا ہے یہاں پہ, یا کچھ ری ایشورنسز آپ کو بھی کرائی گئی ہیں؟ نہیں ہوا گٹ جوڑ. اچھا دوسری بات دیکھیں, میری بات مکمل ہونے دیں. آزاد کشمیر کے الیکشن کمشنر کی بے بسی پہ یا اس کے آنکھوں پہ اور کانوں پہ ہم کیا توجہ دیں, جس کے سامنے علی امین گنڈا پور جیسے وزیر کشمیر سے بے دخل نہیں ہو سکے. وہ مدینہ کی ریاست کے چیمپئن جو ہیں وہ ساتھ لے کر پھرتے رہے ان کو اپنے آخری 2 جلسوں میں. چلے سر ٹھیک ہے, بریک سے پہلے میں عالیہ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہی ہوں. عالیہ صاحب ایک طرف جا رہی ہوں. عالیہ صاحب اب کون یہاں پہ سلیکٹڈ ہے؟ کیونکہ گبول صاحب کی جو بات, اب اس کو اس کی جو بھی تشریح جو ہے وہ کی جائے, وہ کوئی ماننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے؟ یہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں, باقی الزام ان پہ بھی لگ رہے ہیں, اور پھر گٹھ جوڑ کی بھی بات آ رہی ہے. تھینک یو ماریا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نا میں AJK الیکشن کا آج پورا پوسٹ مارٹم آپ کے پروگرام کے توسط سے کر دیتی ہوں, اور میں کہوں گی کہ یہ تو انڈین میڈیا پر بھی چلنا چاہیے. ذرا بڑے اس سے, اور بالکل پلیز میں ریکویسٹ کروں گی مجھے بالکل انٹرپٹ مت کیجیے گا. یہ جو دھاندلی کا بیانیہ ہے نا, آج انڈین میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرے, سو وی ریئلی نیڈ ٹو ریبٹ اٹ. 29 میں سے یہ لوگ, آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ 6 سیٹیں PMLN جیتی ہے, باقی رہ گئے 29 حلقے. 29 میں سے 24 حلقے ایسے ہیں جہاں پر PMLN یا تیسرے نمبر پر یا چوتھے نمبر پر یا 5ویں نمبر پر آئی ہے. اور میں پیپلز پارٹی کا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں, LA1 PTI سے آدھی سیٹیں لی ہیں PMLN نے, اور پیپلز پارٹی وہاں پر چوتھے نمبر پر آئی ہے. LA2 پیپلز پارٹی فرسٹ نمبر پر آئی ہے, اور PMLN نے اس سے آدھی سیٹیں لی ہیں, یعنی وہاں پر دھاندلی پیپلز پارٹی نے کی ہے. LA6 PTI کا جو ووٹ بینک ہے اس کا 1/3 PMLN لے رہی ہے, اور تیسرے نمبر پر آئی ہے, اور وہاں سے پیپلز پارٹی نے 140 خالی ووٹس لیے ہیں. جب یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں نا, دے نیڈ ٹو ہیو دا فگرز جیسے میرے پاس ہیں. LA8 PTI کے ووٹس کے مقابلے میں PMLN کے 1/3 ووٹ ہیں, اور پیپلز پارٹی نے, جہاں PTI نے 17,000 ووٹ لیے ہیں, پیپلز پارٹی نے صرف 2500 ووٹ لیے ہیں. LA9 پیپلز پارٹی آئی ہے, اور اس کے مقابلے میں PMLN 5ویں نمبر پر آئی ہے. LA10 پیپلز پارٹی فرسٹ نمبر پر آئی ہے, اور پیپلز پارٹی اور PTI کے ووٹوں میں صرف 120 ووٹوں کا فرق ہے, اور PMLN چوتھے نمبر پر آئی ہے. LA13 PTI 23,000 ووٹ, اور PMLN ونس اگین تھرڈ نمبر پر آئی ہے, اور 15,000 ووٹوں کا فرق ہے. LA14 پیپلز پارٹی کے صرف 2100 ووٹ ہے, اور جو مسلم کانفرنس کا جیت رہا ہے اس کے 25-26,000 ووٹ ہے, اور PMLN اگین تیسرے چوتھے نمبر پر آئی ہے. LA15 PTI 19,000 ووٹ ہے, PMLN 8,000 ووٹ ہیں, تیسرے نمبر پر آئی ہے. LA16 پلیز ایک سیکنڈ, پلیز ایک منٹ, میں نے ریکویسٹ کی ہے. PTI 23,000 ووٹ ہیں, PMLN 9th پوزیشن پر آئی ہے 200 ووٹ لے کے. LA18 PTI 24,000 ووٹ, PMLN 15,000 ووٹ. پوائنٹ آ گیا آپ کا, پوائنٹ آ گیا, یو ایکسپلینڈ اٹ ویل. اب پورا تو نہیں وہ دیکھ سکتے. نہیں پوائنٹ کی بات نہیں ہے, نہیں عالیہ صاحبہ, پورا الیکشن کا تو ہم وہ نہیں کریں گے نا کہ کتنی سیٹیں ساری, وہ تو نہیں کریں گے. آپ یور پوائنٹ ٹیکن. نہیں ہم پوری 45 سیٹس کا نہیں ہم کر سکتے اس وقت. ہم بات, ایک منٹ ماریا, سمجھنے کے لیے صرف ایک سیکنڈ. سمجھ گئی, بہت اچھی طرح ویورز کو بھی سمجھ آ گئی, سب کو سمجھ آ گئی. 33 اور 12 کا آپ نے بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ آپ نے اس کا ڈائسیکشن کی ہے. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ماریا میری سن لیں, بتا دیں کہ آپ کی پارٹی جو وہاں 3 لوگ جیتے ہیں. اب تو میں جواب اچھا حیدر صاحب ذرا, جی آپ بولیے. جی عالیہ ایک سیکنڈ, دیکھیں میری بات سنیں. حیدر صاحب ذرا اجازت دیجیے عالیہ صاحبہ کو. جی عالیہ صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. حیدر صاحب انٹرپٹ پلیز مت کیجیے. جی ان دونوں کو نان سٹاپ سنا. ٹھیک ہے, جی عالیہ صاحبہ بولیے. آپ نے جی وہاں پہ موجود تھی, بالکل ایگزیکٹ کون جیتا ہے. اچھا حیدر زمان قریشی صاحب, ذرا عالیہ صاحبہ کو بات مکمل کرنے دیجیے, پھر آگے چلتے ہیں. جی عالیہ صاحبہ. دیکھیں 16 سیٹوں میں سے جو 11 سیٹیں ملنے پر شکر کر رہے ہیں نا, سلیکٹڈ وہ ہیں.
या इलेक्शन कमिश्नर का जो बयान है एजेके का कि मुझे धांधली की एक रिपोर्ट भी नहीं मिली। फिर आप कहते हैं ना धांधली के माहिर, मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है, शायद खाकान अब्बासी की स्टेटमेंट है कि हमारा वसी तजर्बा है इलेक्शन चोरी करने का और हर इलेक्शन चोरी होता है। फिर जब ये यहाँ पर बैठकर ये लोग बात करते हैं ना, क्या डस्का का इलेक्शन, गुजरावाला के इलेक्शन में हम सरकारी वसाइल यूज नहीं कर सकते थे? क्या वहां हम बजरीने डाल सकते थे? तब भी हम कहते रहे हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है। सेंट्रल पंजाब में इनको डेंट लग चुका है, गुजरात में हमारे बंदे के मुकाबले में ये 400 वोट भी नहीं ले सके। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? और ये जो एक इलेक्शन जीते हैं 700 वोट लिए तो 500 वोट पीटीआई के बंदे ने कराची में भी लिए हैं। ये कौन कौन सी सियासत खेलते हैं? ये फिगर से बात नहीं करते, अता ताड़े की वीडियोस निकालें कि या तो शेर धाड़ेगा या हमें किसी किस्म की कोई धांधली नजर नहीं आ रही। आज इनको धांधली नजर आ रही है। फिर मोरूसी जमात है, बाप के बाद बेटी, वहां पर बाप के बाद बेटा, यहाँ सेंटर में ऑपोजिशन लीडर बाप, पंजाब में ऑपोजिशन लीडर बेटा, बाप की वारिस बेटी, और ये जमहूरियत की बात हमें सिखाती है। और फिर ये जो नून से शीन निकलनी थी, हम तो नहीं कहते रहे, ये तो नून से शीन निकल रही है और सारे तमाशा भी देख रहे हैं कि किस तरह मरियम बीबी को कहा गया कि 1 साल चुप रहे। लेकिन एक और आखिरी बात करके मैं चुप कर जाऊंगी, वो मारिया ये कि हमारी पूरी दुआएं मरियम के साथ है कि वो ताहयात सदर बन जाए, ताकि जो रह गया ना नून लीग का बेड़ा गर्क करना, वो भी वो करके जाए और पीटीआई 2023 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए। 2/3 मेजॉरिटी के साथ है। जरा शिजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। शिजा साहिबा, डॉक्टर हैदर जमान कुरैशी साहब एक आती हूँ। हैदर जमान कुरैशी साहब आपके पास आती हूँ। हैदर साहब आपकी बात करने दें, फिर आपने उनका पूरा हमें भाषण सुनवाया है और अगर आप मुझे बता देती हैं, नहीं, ये गलत बात आप कर रहे हैं। उन्होंने खामोशी से आप दोनों की बात सुनी, भाषण की बात नहीं। आपकी बारी आएगी, आप भी बोलिए, आपकी बात भी सुनी जाती है। सिर्फ ये तो पूछ लें, वो पीएचडी है कश्मीर इलेक्शन पे, अपनी पार्टी के 3 जो विनर कैंडिडेट्स हैं उनके नाम बता दें बगैर पढ़े, मुझे बता देना, मैं आपके प्रोग्राम पे चैलेंज करता हूँ। हल्के नंबर गिनवाए, वोट गिनवाए, भाई आप लोगों को तो आप तो आते स्टूपिड बातें करना। जी आलिया साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? कुछ कहना नहीं चाहती है, बुरी बात है, पर्सनल कमेंट नहीं किसी पे करना चाहती, लेकिन ये डेटा आप लोगों की धांधली को, ये जो धांधली का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना। अच्छा आलिया साहब, क्या आप जवाब देना चाह रही हैं? उसको बर्स्ट करने के लिए, लेकिन आप बताना चाहेंगी कौन से, अगर जो बात कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स के नाम ले दें, कैंडिडेट्स के नाम ले दें, कह रही हैं 3 कैंडिडेट्स बता दें। देखिए जी, मैं तो एक एक हल्का बता रही हूँ, इनसे कहें जाएं पूछ लें जाकर एक एक हल्के में, मतलब तो मैं नहीं समझती हूँ। मैं आगे भी इनको बता दूं, चले इसको नहीं समझूं कि इनके कराची में इनके क्या हालात रहे हैं। इनको एक आलिया साहब आप जवाब नहीं देना चाहती हैं, आई टेक दैट एज अ नो। ये तो पूछ लें, आई टेक दैट एज अ नो। आप कैंडिडेट्स का नाम नहीं बताना चाहती। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो शिजा साहिबा की तरफ जाएंगे और उनसे कुछ सवालात हैं। That and much more right after a short break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शिजा साहिबा की तरफ जाऊंगी। शिजा साहिबा, जो गबोल साहब की स्टेटमेंट है कि 16 सीटें मिलनी थी और 11 मिल गई, हैदर जमान कुरैशी साहब उसके लिए तो एक मंतक जो पेश कर रहे हैं आप सुन ही चुके हैं। क्या आप मानती हैं कि यही उनका मतलब था या मतलब कुछ और था? मैंने कश्मीर इलेक्शन से पहले बात ही नहीं की। मैं आती हूँ, आपके सवाल की तरफ भी आती हूँ, शुरू से लेके चलते हैं। आलिया साहिबा ने एक बड़ी लंबी फहरिस्त दी, नाम नहीं उन्होंने लिए। सरदार तनवीर इलियास का नाम तो ले लेना चाहिए था अगर किसी और का नहीं लेना आया था। ये कौन है? आप इनके कैंडिडेट, इनसे पूछ लें ये सरदार तनवीर कौन है, इन्होंने कब पीटीआई ज्वाइन की, इनकी क्या पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रगल है, किस बेसिस पे इनको टिकट दी गई और अब वजीर आजम के जो हैं ये कैंडिडेट हैं। क्या इन्होंने 1 अरब रुपया नहीं दिया? और अगर नहीं दिया तो किन बेसिस पे इनको जो है इनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल समझा दें। नाम भी नहीं जिनको पता, जिनका पार्टी मेंबर्स को, सीनियर रहनुमाओं को जो टीवी पे आते हैं, जिन लोगों के उनके नाम भी नहीं आते अपने कैंडिडेट पे, इन लोगों को किन बुनियादों के ऊपर जो है ये कौन सा केस बिल्ट हो रहा है? इसके बाद आली साहब अभी आप इंटरप्ट ना करें। आली साहब अब उनको जरा सुन लीजिए। जी खामोशी से सुने। जी। अच्छा आगे आ जाए। तमाम एलएस में इतनी लंबी एलएस की फहरिस्त नहीं देती। LA 42 हमारे शौकत शाह साहब जो है 50 वोटों से जीते हैं।
नसीमा वानी साहिबा 50 वोटों से जीती हैं। नारोवाल सिटी में सदीक साहब जो हैं, सदीक भट्टी साहब, वो 150 वोटों से जीते हैं। ये माइनर मार्जिन की विक्ट्रीज चलें, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि हम जो है वो सिंपल मेजोरिटी से देखें। एजे के जीबी के इलेक्शन की एक और डायनामिक होती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे यूजुअली गवर्नमेंट बनाती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जी हम कोई ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से हुकूमत सिंपल मेजोरिटी से बना के चले जाते हैं। ये 6 सीटों का अब आप देखें, ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। आप एब्सोल्यूट काउंट देख लें, 6-10 साल पीटीआई ढिंडोरा पीटती रही। हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, पीपीपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, पीपीपी फिर भी ऑपोजिशन में। 6 लाख टोटल मेरे ख्याल से वहाँ पे 4 मिलियन पॉपुलेशन है। 6 लाख वोट इनको मिले, 5 लाख हमें मिले हैं। इस प्रोपोर्शन से आप देख लेंगे इनकी पॉपुलैरिटी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये फेडरल गवर्नमेंट में है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने वहाँ के तमाम डेवलपमेंट फंड्स अब रिलीज करने हैं, इन्होंने किस तरह वहाँ पे पैसा बहाया है, किस तरह वहाँ पे वोटर लॉयल्टी चेंज करने की कोशिश की है और कैंडिडेट की लॉयल्टी चेंज करने की तमाम हरबे फेडरल से इस्तेमाल करने के बावजूद अगर ये सिर्फ 1 लाख वोट ज्यादा ले सके हैं तो इनको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, ना कि आके टीवी पे भड़के मारने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये मौरूसी सियासत में इनको जरा जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल मरियम नवाज बनेंगी जिस दिन इलेक्शन होगा, जिस दिन जो है वो उनका वक्त आएगा। क्यों? बिल्कुल अगर उनको लोग उनको पार्टी वोट देती है, आपके क्यों हिसाब पे मरियम नवाज सवार है? ये अपना क्यों नहीं जवाब देते हैं? जिनका चेयरमैन जो है वो पिछले 22-23 जो जितने भी उनकी साल की स्ट्रगल है, चेयरमैन अपनी जगह से टच से मत नहीं होता। इलेक्शन कमीशन का नोटिस पड़ा हुआ है पीटीआई को कि जो चेयरमैन है आपने उसका इलेक्शन नहीं कराया, हम आपका इलेक्शन सिंबल वापस ले रहे हैं। ये होते कौन है? इनको ये बात करते हुए ये दूसरी दफा सोचते भी नहीं है। और फहरिस्त निकालें खटक साहब के कितने रिश्तेदार जो हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, कितने प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए हैं, कौन है ये तमाम लोग जो इनके लोकल बॉडीज में बैठे हुए हैं। लिस्टें निकालें, फहरिस्त निकालें, शाह महमूद कुरैशी साहब को ले लें, बाप बेटा दोनों नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं, निकालें फहरिस्त, अपने इत्तेहादियों की भी निकालें और अपनी पार्टी की भी निकालें। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरबानों में झांकें। और चेयरमैन जो है ना आपका, उसका आप खुदा का वास्ता पहले इलेक्शन करवा लें और ईसीपी को नोटिस का जवाब दे दें, बाद में दूसरों पे उंगलियां उठाइएगा। तो ये मौरूसी सियासत आप लोग भी जो है, या आप लोग हमें अगर हमारे लोग वोट देंगे, अगर वो मरियम को वोट देंगे, अगर वो हमजा को वोट देंगे तो वो आगे आएंगे। यू आर नो वन टू डिसाइड कि किस पार्टी का कौन सा बंदा आगे आएगा। ये लोगों का मैंडेट है। अगर टांगे कांपती है कि मरियम नवाज के जलसे देख के, तो उसकी वजह से उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। आप अपनी पार्टी को संभालें और उसको आगे लेके चलें बराए मेहरबानी, और दूसरों की पार्टियों के अंदर उनकी पार्टी की चलें। अब आपने लंबी चौड़ी चार्जशीट आपने उसका जवाब दे दिया। अब मुझे जरा जवाब दे दीजिए, गबोल साहब की स्टेटमेंट को कैसे देख रही हैं? नबील गबोल साहब ने स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल दी है। ये हैदर जमान साहब बता सकते हैं, उनके इंफॉर्मेशन का जो भी इनके सेक्रेटरीज हैं वो बता सकते हैं कि नबील गबोल साहब ने किस बेसिस पे बात की है। हाँ, अगर उनकी पीछे से कोई डीलिंग हुई भी है, चाहे वो हुकूमत के साथ हुई है, चाहे वो पावर सूबी के साथ हुई है, वो बेहतर जानते होंगे। नबील गबोल साहब की स्टेटमेंट की ना मैं वजाहत दे सकती हूँ ना मैं। लेकिन क्या आपको इससे हैरानगी हुई कि किस किस्म की स्टेटमेंट आई है? जी हैरानगी, यकीनन हैरानगी की बात है कि अगर कोई ये कह रहा है टीवी पे बैठ के कि हमें 16 सीटें कही गई थी, अगर तो वो उनका जो है स्लिप ऑफ टंग थी, वो कहना चाहते थे हम एक्सपेक्ट करते थे, वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होती। मगर ये कह देना कि हमें प्रॉमिस की गई थी और नहीं मिली, दिस इज डेफिनेटली अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और मेरे ख्याल से हैदर जमान को इससे बेहतर जो अच्छा 3 से 11 सीटें जो गेन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये कारकर्दगी की बेसिस पे गेन किया है या आपको क्या लग रहा है किस तरह गेन किया है उन्होंने? देखिए, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी की बेस नहीं फिलहाल हो सकती, क्योंकि ना ये फेडरल गवर्नमेंट में ना ये यहाँ पे बाकी एजेंसी की गवर्नमेंट में थे। तो कारकर्दगी की बेसिस जो है वो फिलहाल इस तरह से हम नहीं कह सकते। That's exactly what I'm getting at। तो फिर किस तरह मिली 11 सीटें? तो ये देखिए, या तो लोकल इनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट बेहतर होगी, क्योंकि देखिए एब्सोल्यूट नंबर्स में मैं वापस आती हूँ, एब्सोल्यूट नंबर्स में उस प्रोपोर्शन से सीट नहीं बनती जितनी मिली। या तो इनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट वहाँ बहुत अच्छी थी, या इन्होंने जिस तरीके से मिली वो भी आपको हैदर जमान साहब बताएंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल वोटिंग पॉपुलेशन देखें तो परसेंटेज में जहाँ पे हम पीटीआई 6 लाख पे खड़ी है, हम 5 लाख पे खड़ी है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी जो है वो करीब भी नहीं आती कि हमें 6 सीटें मिलें और इनको जो है वो 11 सीटें मिलें। तो उस सेंस के अंदर बिल्कुल ये जो नतायज है हमारे लिए भी हैरानकुन है।
اور اس کا ہم نے ابھی میں بات نہیں کر سکی, میری رابطہ نہیں ہو سکا ہمارے طرف سے شہنشاہ خان صاحب نے, ایسے صاحب نے اور راجہ فاروق حیدر صاحب نے وائٹ پیپر جو ہے وہ دینا ہے اور شواہد بھی دینے ہیں. وہ جس ٹائم سامنے آئیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا حیدر صاحب کی جانب چلتی ہوں. حیدر صاحب اس وقت جو خان صاحب کا اگلے ہفتے سے جو دورے شروع ہو رہے ہیں, اگلے مہینے سے جو دورے شروع ہو رہے ہیں سندھ کے اور کراچی کے, جو اس وقت وہاں پہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اس دفعہ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ جی ہم گورنر راج لگا دیں گے یا ہم یہ کر دیں گے یا ہم وہ کر دیں گے. اس وقت لگ رہا ہے پی ٹی آئی کافی کانفیڈنٹ ہے, اور ون آف دا میجر ریزنز از بیکاز جب سے آپ کی پی ڈی ایم ٹوٹی ہے تو پی ٹی آئی میں وہ کانفیڈنس آیا ہے. یہ آپ کشمیر کا الیکشن دیکھ لیں, جہاں ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس طرح جو ہے وہ گین کریں گے بیکاز ماضی میں حکومت جو ہے یا ابھی جو یہ پریڈیسیسرز ہیں وہ نون لیگ تھی. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو خان صاحب کے دورے ہیں؟ کیا آپ کو اس وقت کیا کوئی تشویش ہے, کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ کچھ لائلٹیز چینج ہو سکتی ہیں, کوئی مسئلے مسائل آپ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت ہے, ہم نے ابھی بریک پہ جانا ہے بیکاز آپ کے سوال کے جی ہے وقت ہے, آپ بولیے. دو باتیں میں پہلے شیزہ صاحبہ کی جو آپ نے ان کو سوال کیا, اگر آپ نے مجھے جب پہلے پوز کیا تھا میں نے گزارش کی ہے, نبیل قبول صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کو فیڈ بیک مل رہی تھی, ہم سب کولیگز ہوتے ہیں, کچھ کولیگز جا رہے ہوتے ہیں جلسوں پہ, ہماری وہاں تنظیمیں موجود ہیں, ہمارا وہاں نیٹ ورک موجود ہے, پی ٹی آئی تھوڑی ہیں جو ایک ضلع آزاد کشمیر کا اس سے آگے جماعت نہیں تھی. اور یہ عجیب مذاق ہے کہ جس کی ایک سیٹ تھی اس کی 25 ہو گئی ہیں, وہ ہضم ہو گئی ہیں پورے پاکستان کو. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جس کی بنیاد مسئلہ کشمیر پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے رکھی, جس نے وہاں سب سے زیادہ یونیورسٹیز, کالجز, ہاسپٹلز, روڈ نیٹ ورک بنایا, آج بھی آپ آزاد کشمیر, کوٹلی, بھمبر, آزاد عباس پور, جہاں جہاں آپ چلے جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کیے ہوئے کام نظر آتے ہیں. اور ہمارا سب سے اچھا کنٹیسٹنگ پول تھا اور ہمارے لوگوں کو ہر قسم کی لالچ دی گئی, انہوں نے لائلٹیز نہیں چینج کی, تیر سے الیکشن لڑے, تو ہم نے امپروو اپون کیا ہے. دوسری بات انہوں نے کی, دیکھیے ہمارے ملک میں پروپورشنل ووٹ کے ذریعے جو ہے الیکشنز نہیں ہوتے. میں آپ کو گلگت بلتستان کے الیکشنز کی یہی مثال دے دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی وہاں سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ ٹیکر تھی, لیکن ہمیں سیٹیں 2 ملی, اور پی ایم ایل نواز جو ہے ہم سے نیچے تھی لیکن وہ ہم سے ہمارے سے زیادہ سیٹیں لے گئی. تو وہاں تو کسی نے ہمارے پی ایم ایل نواز کے دوستوں سے اعتراض نہیں کیا. یہاں کیونکہ یہ نمبر 2 آئے ہیں اور نمبر 3 پہ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں کم ہیں, ووٹ انہوں نے زیادہ لیے, تو پاکستان میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ نمبر آف ووٹ ٹیکنگ پہ نہیں ہوتا, ہر علاقے ہر حلقے میں کینڈیڈیٹ اور فزیکل پوزیشن دیکھی جاتی ہے. ناؤ کمنگ ٹو عمران خان, دیکھیے یہ کہانی شروع ہوئی تھی فواد چودھری صاحب سے, ہم گورنر راج لگائیں گے, پھر وہ وائرس گیا عمران اسماعیل صاحب میں, ہم کل گورنر راج لگا رہے ہیں, وہ گٹار بجاتے بجاتے وہ گورنر تو بن گئے لیکن گورنر راج نہ لگا سکے. اس کے بعد آپ دیکھیے ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم سندھ کانکر کر دیں گے. اب ہو یہ رہا ہے جی ڈی اے کے اتحادی سب کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں وزارت سے مشارت سے ہٹا دوں گا, فہمیدہ مرزا صاحبہ کو کہا یا پی ٹی آئی جوائن کر لو یا میں فارغ کر دوں گا آپ کو وزارت سے, ارباب رحیم صاحب کو جوائن کروا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو چونچوں کا مربع اکٹھا ہوا تھا ان کو ہم پی ٹی آئی میں ڈال دیں, شامل کر دیں اور میں اپنی اسٹرینتھ دکھائیں. یہ ضرور جائیں نا, یہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ آسمان سے اوپر چیزیں اس کی قیمتیں چلی جاتی ہیں, وہ شارٹ ہو جاتی ہے. اور یہ سندھ کانکر کرنے آئے ہیں, یہ فیصل واڈا کی سیٹ پر نمبر 6 پر آ گئے ہیں. ان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, حلیم عادل شیخ جو ہے وہ فردوس شمیم سے بات نہیں کرتا, فردوس شمیم جو ہے وہ کسی اور سے بات نہیں کرتا. دیئر پارٹیز ان ڈائر اسٹریٹس ان سندھ, بٹ ضرور آئیں. سندھ کے عوام جن کو یہ کہتے تھے میں وہاں جانا گوارا نہیں کرتا, وہ کوئی اور ملک ہے, جو ان کے بیانات ہیں اور جو پرومسز ہیں, تو جو جائیں لیٹس ہیو اے میچ. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو 6 نمبر پہ 249 میں پارٹی آئی ہے, آپ آگے دیکھیے گا ان کا بتدریج برا حال ہوگا سندھ میں اور پنجاب کے اندر بھی. انشاءاللہ ہم اپنا فٹ ہولڈ آپ کو دکھائیں گے جیسے اے جے کے میں. اور آپ کے پروگرام میں آپ کو ایک میں خبر دے دوں, 5 اگست کو وزیر اعظم جا رہے ہیں, ان کو ذرا اپنا پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ تو دے لینے دیں, پھر پتہ چل جائے گا عالیہ صاحبہ کو کہ 25 لوگ ان کے ساتھ رہتے بھی ہیں یا نہیں. آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی کہ الیکشن جیتا کون ہے اور حکومت کس کی بنے گی اور کیسے بنے گی. تو یہ چیزیں ابھی چلنے دیں, یہ الیکشن پروسیس ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت بہتر کیا ہے اور سندھ میں ہم ویلکم کریں گے. آئیں تو صحیح, سندھ کے اضلاع کا پتہ کریں, سندھ کے عوام کا حالت کا پتہ کریں, جو ان کے کئی سو ارب سالانہ یہ ہڑپ کر گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ. سندھ کی گیس نہیں دے رہی, سندھ کی بجلی نہیں دے رہی, سندھ کا پانی نہیں دے رہی, سندھ کے این ایف سی کے پیسے نہیں دے رہی. اور ان کے وزراء آپ دیکھیں, علی زیدی صاحب
कराची का कचरा उठा रहे थे, वो देखें असद उमर के अपने हल्के में इस्लामाबाद में नाले बंद हैं, इस्लामाबाद जो है समुंदर का समा दे रहा है। तो मुझे बताएं कि परफॉर्मेंस नाक के नीचे आईजी जो है इस्लामाबाद से पूछें इस्लामाबाद की क्या हालत है, आप खुद वहां मौजूद हैं। इस किस्म की टॉरेंशियल रेन जब होती है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी भी आता है इस्लामाबाद में। शायद ये फिनोमेना इस्लामाबाद ने नहीं देखा था, और जगह भी देखा है। तो ये इनको अब शो केस करने हैं अपनी शक्ल को, अपनी कारकर्दगी को, तो पता चल जाएगा। जरूर आए सिंध के अवाम, इनसे पूरा हिसाब लेंगे। 3 साल भी सिंध इसी मुल्क का हिस्सा था, आगे भी है, जरूर आए। वी विल वेलकम देम एंड वी विल होप कि we have a good political context. We are very happy that he has finally decided to Sindh. Very happy that he's finally decided to come to Sindh. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली साहबा की जानिब जाऊंगी। अली साहबा, अब जो इस सिंध का जो रुख करने की बात की जा रही है, क्या इसमें वाकई कॉन्क्रीट भी हमें कुछ नज़र आएगा या जलसा जलसा जलसा, अनाउंसमेंट? बिकॉज वो कराची पैकेज था 1.1 ट्रिलियन का, इसी तरह सिंध पैकेज जो है वो 446 बिलियन का जो है अनाउंसमेंट हुई थी। उससे आगे कुछ नज़र आएगा, अमलन कुछ नज़र आएगा? क्योंकि अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया। साल होने को है कराची पैकेज अनाउंस हुए, नथिंग ऑन ग्राउंड। थैंक यू मारिया। मैं जल्दी जवाब देकर आपके सवाल की तरफ आती हूँ। मेरा ख्याल था, लेकिन अब यकीन हो गया कि नून लीग वाकई ऐसा दीमक है जो दिमागों को चाट जाती है। 2018 का इलेक्शन की मैं अभी बात 2013 के इलेक्शन की मैं बात करती हूँ। इनको पड़ा PMLN को 1 करोड़ 48 लाख वोट, ठीक है। इनकी सीट्स थी 129। 2013 में हमें पड़ा 76 लाख वोट और हमारी सीट्स थी 26। और 2013 में पीपल्स पार्टी को पड़ा 69 लाख वोट और उनकी सीट्स थी 36। मतलब ये कोई ना विजन, ना सोच, ना अकल, ना शऊर। वोटों को ये अब वजन के हिसाब से ये सीटों का तनासुब निकालेंगे। ये कैसी बातें यहाँ पर आकर करती हैं। फिर उसके बाद इन्हें परवेज खटक तो याद था, मतलब मैं पर्सनल नहीं होना चाहती, लेकिन क्या इन्हें ख्वाजा आसिफ नहीं याद, जिनकी बेगम साहिबा भी असेंबली में मौजूद है, जिनकी भांजी भतीजी भी असेंबली में मौजूद है? कौन सा क्राइटेरिया है यहाँ पर? और ये कहती है मरियम बीबी। कौन मरियम बीबी? वो जो कैलबरी फॉन्ट सारा, जिसको कैलबरी क्वीन कहते हैं, वो जो कतरी खत से पहचानी जाती है, वो जो मुजरिमा है, वो जो जमानत के ऊपर है। कौन, किस चीज की इंपॉर्टेंस है? तबाह कर दिया नून लीग को, सारी दुनिया को पता है। और खुद उनकी जबान में अगर मैं कहूँ तौबा तौबा तौबा, ऐसी इबरतनाक शिकस्त कि इनको तो मुंह छुपाकर घर बैठ जाना चाहिए। सेंट्रल पंजाब आपके हाथ से गया, गुजरांवाला आप हार गए, नारोवाल आप हार गए, गुजरात आप हार गए, लाहौर आप हार गए, सियालकोट में 22,000 की हमारी लीड है। ये कौन सी बातें, किस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं? फिर ये मुझे ये बताए कि मुझे सिर्फ इनकी जो बातें इनकी मुझे समझ में नहीं आती हैं, जिस पर मैं ये करना चाहती हूँ। लेकिन अली साहब अगर एक चीज का जवाब दे दीजिए, कथा कलामी की माफी, एक चीज, इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए उसमें आपकी जीती हुई सीटें हारी हैं आप। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि कश्मीर के इलेक्शन की डायनामिक्स तो डिफरेंट है ना, इस पे भी अगर बता दें। बेशक आप बिल्कुल आप जीते, इन्हीं के गढ़ से जीते, बट ये एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कश्मीर इलेक्शन। ये तो ऑन एयर नहीं, एक मिनट मारिया, ये ऑन एयर अभी मान चुकी हैं कि 3 सीटों पे हमारा और इनका 50, 60 और 70 वोट्स का डिफरेंस था। तो क्या हम 50 वोट, 60 वोट, 70 वोट मैनेज नहीं कर सकते थे? कौन सी धांधली? मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि डायनामिक्स डिफरेंट है पाकिस्तान के इलेक्शंस के और एजेके के इलेक्शंस की। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि इससे पहले जो बाई इलेक्शंस हैं वो तो आप हारे हैं ना जी। मैं आपको बता देती हूँ, इनको इनका बयानिया ले डूबा है। हाँ, ये आप सही कह रही हैं। कश्मीर मुखालिफ बयानिया ले डूबा है। इनको ये जो ये गालियां निकलवाते थे, ये इनको ये पता नहीं था कि ये फौज में और फौजियों में जो डिवाइड करने की कोशिश करते थे, वो बयानिया इनको ले डूबा है। इनको ये चीज, बिकॉज पीपल लव देयर आर्मी, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। सियालकोट के लोग ले ले, कश्मीर के लोग ले रहे। इन्होंने कहा था ना कि कश्मीर का सफीर कौन है
है और कश्मीर का बेटा कौन है ये अवाम फैसला करेंगे, और अवाम ने फैसला कश्मीर के बेटे यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हक में दे दिया है। नफरत नहीं चलेगी, परफॉर्मेंस काम हुकूमत आपके थे, मोदी को आपने एक दफा नहीं आपने उसका नाम लिया, आपने LOC पर होने वाली फायरिंग का जिक्र नहीं किया। ये सारी अब तो मतलब आप ये देखें कि मरियम नवाज दो ग्रुपों की जो लड़ाई होती है उसकी ट्वीट करके पूरा इंडियन मीडिया उसको हाईलाइट करे, पूरा इंडियन मीडिया इनके नैरेटिव को चला रहे, वो ये शो करे कि जो इंडिया मकबूजा कश्मीर में करता था वही आजाद जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो आप कौन से कश्मीर कॉज के साथ आपकी ये दोस्ती है? आप तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आलिया साहिबा, इंडियन मीडिया को बहुत वाज़ेह जवाब एक मिलना चाहिए था। एक सेकंड मेरी गुजारिश सुन लीजिए, इस पे मेरा ख्याल है ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज। यहाँ पे वोटर टर्नआउट जो है वो 70% रहा, वहाँ पे लोग बॉयकॉट करते थे। मैं वही कह रही हूँ, वहाँ पे लोग बॉयकॉट करते हैं इलेक्शन, यहाँ पे 70% टर्नआउट रहा। तो इंडियन मीडिया तो हमसे कभी ये सवाल पूछ ही नहीं सकता कि यहाँ पे किस तरह के शैम इलेक्शंस हुए या क्या हुए, वो इनको कह ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ बॉयकॉट होते हैं इलेक्शन। मरियम एग्जैक्टली अब आपने देखे ये हर पाकिस्तानी की ये सोच है, ये किस तरह की सोच है। अफगान सफीर पर आप अपने मुल्क के अगेंस्ट जाएं, यहाँ पर ईरानियन एम्बेसडर के लिए आप जो है वो ज्वाइन कर चुकी हैं दोबारा ट्वीट करें, इंडियन मीडिया की ज़बान आप बोले। शिजा साहिबा की तरफ जरा मैं चलती हूँ। शिजा साहिबा क्या आप समझती हैं कि आपको ये शिजा साहिबा आप समझती हैं ये चीजें जो हैं इसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है? आपके लोग अगर नहीं, अली साहब बस आपका पॉइंट आ गया कि आपके लोग अगर इंडिया को पुकारें, बेशक उसकी बाद में जो है वो अपोलोजाइज कर दें, या फॉर दैट मैटर जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, बिकॉज इन एरियाज में एक फौज की तरफ इंक्लिनेशन है। क्या आप समझती हैं ये बयानिया जो है इसकी वजह से नुकसान हुआ है? देखिए बात यह है कि उस वो जो बयान आया था बीच में इस्माइल गुज्जर साहब का, उसकी कोई भी तायीद नहीं करता। उसके बाद उन्होंने खुद भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे दी। और देखिए हम कभी भी जब इंडिया की बात आ जाए, जब पाकिस्तान की बात आ जाए, हम इनकी तरह सियासत नहीं करेंगे कि फलाने आपका पैडल कर रहे हैं या फलाने का पैडल कर रहे हैं। इंडिया जो भी है, जैसा भी है, पाकिस्तान जो है उसकी सालनियत जो है हम सब के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। मैं उसके ऊपर ना सियासत करूंगी ना उसके ऊपर मैं बात करूंगी। आप आगे आ जाए हमारे बयानिया की तरफ। देखिए हमारा बयानिया जो है वो आर्मी के खिलाफ नहीं है। ये मैं आलिया हमजा साहिबा को भी तौसीक कर दूं, और ये जो दीमक चाट गई और अकल नहीं है, शऊर नहीं है, इस तरह की जबान मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया उस पर भी हम जो है वो बात कर लेंगे। बताएं, मुझे मत बताएं, या आपको मुझे क्लियर। अली साहब इजाजत दीजिए इस साहिबा को बात करने की। You need not to tell it to me. You need not to tell it to me. आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपकी मरियम नवाज की ट्वीट इंडियन मीडिया जी आलिया साहिबा आपको पूरा मौका दिया गया, जरा क्विकली शिजा को बात कंप्लीट करने की दीजिए। कैंडिडेट्स के व्यूज है वो शिजा साहिबा क्विकली कंप्लीट कर लीजिए। मुझे भी बोलना जोर से जी आपकी बात में कोई नहीं बोला। आप इतनी तमीज कर ले और आपने इतनी बजाबारी होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। ज़मान कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शिजा साहिबा आपका और आलिया साहिबा आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।